हम इकोनॉमिक चैलेंजेस को डिस्कस कर रहे थे, तो टोटल 8 इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, जिसमें सबसे पहले करंट अकाउंट डेफिसिट हमने लिखा था, फिर डिप्लीशन ऑफ फॉरेन रिजर्व लिखा था, फिर फिस्कल डेफिसिट लिखा था, फिर पुअर टैक्सेशन मैकेनिज्म लिखा था, फिर फ्रेजाइल डोमेस्टिक सेक्टर लिखा था, फिर हमने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस लॉस में जा रही हैं वो लिखी थी, फिर हमने इनफॉर्मल इकोनॉमी लिखा था, और फिर हमने सर्कुलर डेट लिखा। ये लिखे हुए हैं आपके पास सारे? लिखे हुए हैं ना सारे? हमने पहले 3 डिस्कस कर लिए थे, करंट अकाउंट डेफिसिट, डिप्लीशन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स एंड फिस्कल डेफिसिट। ये समझ आ गई थी आपको? अब हम नेक्स्ट 5 डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इसके इंपैक्ट्स डिस्कस करेंगे, कॉजेस डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम सॉल्यूशंस पे जाएंगे। ठीक है? अच्छा जी, मैं आपको बता रहा था कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा क्यों है, ये फॉरेन रिजर्व्स क्यों डिप्लीट हो रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट क्यों हमारा है। अब हम कुछ मजीद मसाइल को पढ़ते हैं। पुअर टैक्सेशन सिस्टम जी, ये चौथा पाकिस्तान का इकोनॉमिक चैलेंज है, पुअर टैक्सेशन सिस्टम। देखिए जी, जो टैक्स का निजाम है ना, वो बैकबोन होती है एक इकोनॉमी की। एक मुल्क का पूरा जो माशी निजाम चल रहा होता है वो टैक्स के सर पे चल रहा होता है। जितना ज्यादा एक मुल्क में टैक्स इकट्ठा होता है, उतने उस मुल्क में लोग खुशहाल होते हैं, वो गवर्नमेंट अपने लोगों पर पैसा खर्च करती है। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हमारी 22 करोड़ आबादी है, और इस 22 करोड़ की आबादी में सिर्फ 60 लाख लोग टैक्स देते हैं। 22 करोड़ आबादी, सिर्फ 60 लाख लोग टैक्स देते हैं, जो रेशियो बनती है सिर्फ 0.89 या मुश्किल से 1% लोग सिर्फ टैक्स देते हैं। तो जब लोग टैक्स नहीं ना देते तो फिर गवर्नमेंट रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाती। और लोग टैक्स क्यों नहीं देते? क्योंकि गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्शन का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। हमारा एक अदारा है FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो आपसे टैक्स इकट्ठा करता है, इनकम टैक्स, आपकी आमदन के ऊपर टैक्स। अब FBR एक सेंट्रलाइज्ड अदारा है, उसके कोई नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील लेवल पर, कोई देहाती लेवल पर कोई ऐसा उसके पास मैकेनिज्म नहीं है कि नीचे तक जाकर वो टैक्स लोगों से उनकी आमदन इकट्ठा कर सके। तो जब गवर्नमेंट ना आपसे डायरेक्ट टैक्स इकट्ठा करने में नाकाम हो जाती है ना, 2 तरह के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट टैक्स है कि आप जो अर्न कर रहे हैं, आपकी आमदन पे जो टैक्स है, गवर्नमेंट जब वो कलेक्ट नहीं कर पाती, गवर्नमेंट फिर आप पर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? GST। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, 16% GST। आप जो ग्रोसरी करते हैं, 17-16% GST लग जाता है। ठीक है? आप बैंक से पैसे विड्रॉ करवाते हैं, विथहोल्डिंग टैक्स लग जाता है। आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, टैक्स है। बाइक खरीदते हैं, टैक्स है। हर चीज पे टैक्स है ना? हर चीज पे, बिजली के बिलों पे टैक्स है, गैस के बिलों पे टैक्स है। तो ये सब क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जब एक गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स इकट्ठा नहीं कर पाती, तो वो पूरे मुल्क के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा देती। इसकी मिसाल ऐसे है कि लेट्स सपोज इस क्लास में हम 20 लोग बैठे हुए हैं। हम 20 लोगों में से 5 लोगों की आमदन इतनी है, उन स्टैंडर्ड्स पे है, 5 लोगों की आमदन उन स्टैंडर्ड्स पे है जिन पर टैक्स लागू होता है। हम 20 में से 5 लोग साहब हैसियत हैं, इतना पैसा कमाते हैं कि गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड के मुताबिक उन पर टैक्स लगता है। जब वो 5 लोग टैक्स नहीं ना देते, क्योंकि गवर्नमेंट के पास प्रॉपर चैनल नहीं है उनको रेगुलेट करने का, फिर गवर्नमेंट कहती है कि अब आप 20 के 20 दो। उससे होता क्या है? जो बाकी 15 है, जिनकी उतनी आमदन ही नहीं है, फिर उन पर टैक्स लगाए जाते हैं इनडायरेक्ट। और फिर जब गरीब आदमी पे एक इनडायरेक्ट टैक्स लगता है ना, तो उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कि मुल्क में महंगाई आ गई। परचेजिंग पावर कैसे कम होती है? एक गरीब आदमी, मजदूर आदमी, वो दिन में पूरा दिन मेहनत करता है और वो 800 रुपया कमा के दिन में घर लेके जाता है। रास्ते में जब वो एक ग्रोसरी स्टोर पे रुकता है, वहां से वो 1 किलो चीनी लेता है। उसे पता लगता है आज चीनी 100 रुपए किलो है, और वो एक साथ पत्ती का पैकेट, टी का पैकेट वो 20 रुपीज का ले लेता है। तो 120 रुपए में वो 2 चीजें लेके जा रहा है घर। अगले दिन वही मजदूर काम पे जाता है, आमदन उसकी उतनी है, 800 रुपए ही है, लेकिन जब वो फिर ग्रोसरी स्टोर पे आता है और वो चीनी का पता करता है, तो उसे पता चलता है कि आज गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई टैक्स लगा दिया और आज चीनी 120 रुपए की होगी। कल वो 120 में 2 चीजें लेके गया था, 1 किलो चीनी, साथ टी।
आज उसे 120 में एक चीज मिल रही है, आपने गरीब आदमी की परचेजिंग पावर को कम कर दिया, जिसे हम कहते हैं मुल्क में महंगाई आ गई, इन्फ्लेशन आ गई। ये क्यों होता है? जब गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स इकट्ठा करने में नाकाम हो जाती है तो गवर्नमेंट फिर इंपोज करती है इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिससे मुल्क में महंगाई आती है, जो इस टाइम आप सिचुएशन देख रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई? इतनी बात क्लियर है? अगला पॉइंट है फ्रेजाइल डोमेस्टिक सेक्टर। पाकिस्तान के ना 3 डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं, एक है एग्रीकल्चर, एक है इंडस्ट्री और एक है सर्विसेज सेक्टर। अब हमारे ये सेक्टर्स इतने कमजोर हैं कि हम इनसे पैसा नहीं जनरेट कर पा रहे। ठीक है, इसकी क्या रीजन है? एग्रीकल्चर सेक्टर को देख लें, हमारी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बढ़ पा रही? पहली बात कि हमारे मुल्क में पानी नहीं है। पानी लगेगा एग्रीकल्चर सेक्टर को तो आप प्रोडक्शन बेहतर करेंगे ना। पानी है तो वो पॉल्यूटेड है, उससे आपकी उस क्वालिटी की एक चीज प्रोड्यूस नहीं हो रही जो आप एक्सपोर्ट कर सकें। फिर कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, आप अपनी एग्रीकल्चर जमीनों पे क्या कर रहे हैं? कॉलोनियां खटे जा रहे हैं, सिटीज डेवलप कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिससे आपका वो एरिया कम होता जा रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का, और आपकी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं, और पोटेंशियल जो है पाकिस्तान में एग्रीकल्चर का वो खत्म होता जा रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या मसाइल है? इंडस्ट्रियल सेक्टर में जी पहला सबसे बड़ा मसला आज तक रहा है लोड शेडिंग। बिजली नहीं थी मुल्क में, बिजली अब आई है तो बिजली महंगी बहुत है। तीसरी बात, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोई नहीं है। और चौथी बात, हमारे मुल्क में सर्कुलर डेट, इसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूं ये क्या है। ये वो मसाइल है जिसकी वजह से हम अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी बहुत पीछे हैं। समझ आ रही बात? और इसके बाद आता है सर्विस सेक्टर। इस टाइम ना सबसे ज्यादा पोटेंशियल पूरी दुनिया में पता किस सेक्टर में है पैसा जनरेट करने का? सर्विस सेक्टर। आप देखें इस टाइम पर दुनिया सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है। कैसे? आप लोग यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, आप फेसबुक यूज करते हैं, आप गूगल यूज कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं। उस इंस्टाग्राम पे लोगों ने अपने ब्रांड्स खोल लिए हैं, उन फेसबुक पे लोग अपने पेजेस के थ्रू, चैनल्स के थ्रू, यूट्यूब चैनल्स के थ्रू पैसा जनरेट कर रहे हैं। ये अल्टीमेटली पैसा कहां जा रहा है? ये उन मुल्कों में जा रहा है जिन्होंने इन सोशल मीडिया वेबसाइट्स की बुनियाद रखी है, जैसा कि यूएस। यूट्यूब पर जितना पैसा कमाता है यूएस इकोनॉमी में जा रहा है ना। आज अमेज़न पूरी दुनिया में अपनी चीजें सप्लाई करके जितना पैसा कमा रहा है वो अमेरिका की इकोनॉमी में जा रहा है। तो आज सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस में जिस मुल्क ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया वो मुल्क आज उतना ही पैसा कमा रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई ऐसा पाकिस्तान में फोरम नहीं है सर्विस ओरिएंटेड कि हम दुनिया को अपनी सर्विसेज दे सकें और पैसा जनरेट कर सकें। आज आप पाकिस्तान में क्या कोई ऐसा ऑनलाइन चैनल देखते हैं जिसके थ्रू आप बाहर के मुल्कों को सर्विसेज दे रहे हैं और मुल्क में पैसा आ रहा हो? आप दराज को नहीं कह सकते, इट्स अ डोमेस्टिक वेबसाइट। आप, और उसको वैसे भी अली बाबा ने ले लिया, वो अब आपका नहीं रहा। आप करीम उबर को नहीं कह सकते। ठीक है, तो बताने का मकसद है कि क्या आपके पास कोई ऐसे डिजिटल फोरम्स हैं जिनके थ्रू आप दुनिया को सर्विसेज दे रहे हैं? क्या आप दुनिया को कोई ऐसी फाइनेंशियल सर्विसेज दे सकते हैं जिससे आप पैसा कमा सकें? जैसा कि पाकिस्तान में इस टाइम पर जितने अच्छे बैंक हैं वो किसके हैं? वो या तो अमेरिकन है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड को देख लें, या वो अरबियों के बैंक, मीजान को देख लें, अल-फलाह को देख लें, दुबई इस्लामी को देख लें, ये सारे मिडिल ईस्ट के बैंक हैं। हमारे पास क्या बचता है? एमसीबी, एचपीएल, नेशनल बैंक, उनकी सर्विसेज और इनकी सर्विसेज में जमीन आसमान का फर्क है। तो क्या हमारे एचपीएल, यूबीएल, एबीएल दुनिया को जाकर दूसरे मुल्कों में अपनी ब्रांचेस खोलकर उनको फाइनेंशियल सर्विसेज दे सकते हैं? नहीं दे सकते। आज अल-फलाह, मीजान ये आपको सर्विसेज देके पैसा जनरेट करें, और ये पैसा कहां जा रहा है? उन इकोनॉमीज में जो आपको सर्विसेज दे रहे हैं। तो हमने कभी सर्विस ओरिएंटेड बिजनेसेस पे काम ही नहीं किया। उसकी वजह पता क्या है? उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर हमारा फ्रेजाइल एजुकेशन सिस्टम है। ये मैंने कॉजेज में बात करनी थी, लेकिन मैं चले भी आपको बताता हूं। मैंने कल एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें डॉन में एक रिपोर्ट आई हुई थी कि पाकिस्तान के अंदर ना जो रुझान है स्टूडेंट्स का, रिपोर्ट नहीं सॉरी मैं आर्टिकल पढ़ रहा था परवेज उदबॉय का, डॉन का परसों आया, पढ़िएगा आप। उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर ना जो माँ बाप का रुझान है वो ये होता है कि बच्चे को मेडिकल करवाना है, बच्चे को डॉक्टर बनाना है, या बच्चे को बिजनेस डिग्री करवा के इसको बिजनेस करवाना है। हमने कभी अपने बच्चों को कुछ टेक्निकल नॉलेज की तरफ नहीं दे भेजा, साइंटिफिक नॉलेज की तरफ नहीं लेके आया। जबकि इंडिया में जो बच्चों का रुझान है उनको आईटी सेक्टर की तरफ
लेके आया जा रहा है। इंडिया में लोग बच्चों को एमबीबीएस नहीं करवा रहे, वो बच्चों को आईटी की तरफ लेके जा रहे हैं, वो बच्चों को साइंस की तरफ लेके जा रहे हैं, जहां पर वो समझते हैं कि ये अपनी इनपुट देंगे तो ये कल को पैसा जनरेट कर सकते हैं और ये मुल्क की इकोनॉमी के अंदर एक रोल प्ले कर सकते हैं। तो हमारा अलमिया ये है, हम डॉक्टर्स बना रहे हैं, हम बिजनेस एक्सपर्ट्स बना रहे हैं ताकि वो जाके अपने कारोबार खोलें। इंडिया इस टाइम पर साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर काम कर रहा है, टेक्निकल नॉलेज के ऊपर काम कर रहा है, आईटी के ऊपर काम कर रहा है। दुनिया में बड़े बड़े आईटी एक्सपर्ट्स देख लें इंडियन बैठे हैं, गूगल का सीईओ इंडियन है, अमेजोन में आप देख लें बड़े बड़ी सीट पे इंडियंस बैठे हैं। तो इस वजह से क्योंकि उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम उस तरह से मोल्ड कर लिया। समझ आ गई बात? तो डोमेस्टिक सेक्टर हमारा जब तक कमजोर रहेगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। इतनी बात समझ आ गई? तीसरा इसके बाद पॉइंट है लॉस इनकरिंग स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। ये जरा कॉन्सेप्ट सुनिएगा, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइज किसे कहते हैं? किसी कंपनी को। स्टेट ओन्ड इसका मतलब कि ऐसी कंपनी जिन्हें स्टेट रियासत ओन कर रही होती है। एक होती प्राइवेट कंपनी जिसे आप मैं हम में से कोई ओन कर रहा है, हम उसके मालिक और हम उसे पैसा जनरेट कर रहे हैं। एक होती स्टेट ओन्ड या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो रियासत की मलकियत होती है। पीआईए, वापडा, रेलवे, स्टील मिल, नाम सुने? दीज ऑल आर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जिन्हें रियासत ओन करती है। इनका मकसद क्या होता है? ये रियासत को पैसा जनरेट करके देती है, लेकिन हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस खसारे में जा रही। पीआईए हर साल 110 अरब रुपए का नुकसान करती है, गवर्नमेंट की जेब से 110 अरब जा रहा है। पाकिस्तान स्टील मिल ने पिछले 3 सालों में 500 अरब का नुकसान किया। 1 घंटा पाकिस्तान स्टील मिल ऑपरेट होती है, ऑपरेशनल फंक्शनल होती है, तो 50 लाख रुपए का नुकसान करती है गवर्नमेंट का। रेलवे हर साल 40 अरब के खसारे में जा रही। बस इन खसारे का मतलब गवर्नमेंट को अपनी जेब से इनको देना पड़ा। तो ये हालात है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के। कॉजेस क्या है? कॉजेस ये हैं कि इन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को प्रोफेशनल लोग नहीं चला रहे। इनमें ब्यूरोक्रेटिक इंटरवेंशंस हैं, इनमें पॉलिटिकल इंटरवेंशंस हैं, इनमें मिलिट्री इंटरवेंशंस। आप कोई स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज उठा के देख लें, या वहां मिलिट्री जनरल बैठा हुआ है, या कोई सियासतदान बैठा है, या कोई ब्यूरोक्रेट बैठा है। पीआईए का चेयरमैन देख लें, एयर मार्शल है। स्टील मिल का चेयरमैन देख लें, मेजर जनरल लगा हुआ है। वापडा का चेयरमैन देख लें, वो भी कोई मेजर जनरल है। ठीक है, उस मेजर जनरल के नीचे पूरी ब्यूरोक्रेसी है। प्रोफेशनल लोग नहीं चला रहे। और फिर जब ये लोग चला रहे हैं इनके अपने इंटरेस्टेड, ये फिर वहां पर पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट्स करते हैं। ठीक है, फिर तो पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट्स की बेस पर फिर अदारे तबाह होते हैं, क्योंकि वहां पर एफिशिएंसी नहीं रहती, वर्किंग एफिशिएंसी नहीं रहती, फंक्शनैलिटी एक अदारे की खत्म हो जाती। तो इन वजूहात की वजह से स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हमारी खसारे में जा रही। समझ आ गई बात? इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी या अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। इनफॉर्मल या अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी हम किसे कहते हैं? एक सेकंड बोल कीजिए। इनफॉर्मल या अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी हम ऐसी इकोनॉमी को कहते हैं जहां पर गवर्नमेंट रेगुलेट ना कर पा रही हो कि कौन कितना पैसा कमा रहा है, क्योंकि उस मुल्क में बड़े से बड़े कारोबार से लेकर छोटे से छोटे कारोबार तक सारा काम कैश पे हो रहा होता है, वो ऑफिशियल बैंकिंग चैनल्स के थ्रू नहीं हो रहा होता। मिसाल, आपके घरों में काम वालियां काम करती हैं, क्या आप उनको उनके बैंक अकाउंट में पैसे देते हैं, तनख्वाह देते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एक किसान वहां पर काश्तकारी कर रहा है, वो जाकर कर मंडियों को अपनी प्रोडक्शन बेचता है, मंडियों में जाकर जो चीजें आपको सब्जियां फल एक किसान लेके आता है, क्या उनको मंडियों वाले बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के थ्रू पैसे देते हैं? नहीं, कैश। आप बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में चले जाएं, पीसी में चले जाएं, अवारी में चले जाएं, वहां पर जाकर जब आप खाना खाते हैं तो पे कैसे करते हैं? 90% कैश होता है। आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाएं, यहाँ पे ये लाहौर के अंदर यहाँ लाल किला है, ये चूंकि यहाँ पर पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए कि जब आप जाते हैं तो वो कहते हैं जी हमारे पास मशीन ही नहीं, कैश दें। जब आप
ने खाना खाया और आप कैश दे रहे हैं, तो किसी को कुछ नहीं पता कि इस रेस्टोरेंट ने कितने पैसे आपसे लिए, क्योंकि कोऑफिशिएंट चैनल नहीं था ना। आप बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स पे जाते हैं, वहां पर कैश देते हैं ना। बहुत कम लोग हैं कि आज वो अपने क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं। कितने लोग हैं कैश दे रहे हैं, उसका रिकॉर्ड कहां है? बड़े से बड़े कारोबार से लेकर छोटे से छोटे बिजनेस एक्टिविटी से, कि बाहर आपकी शवारमा पॉइंट्स हैं, बर्गर पॉइंट्स हैं, ये महीने में कितने लाखों रुपए कमाते हैं। तो अगर आप एक महीने में 50,000 कमा रहे हैं ना, आप पर टैक्स लागू होता है। ये लोग लाखों कमाते हैं। जो रेडियो वाले बैठे हैं 60-70 हजार कमाते हैं, वो पता है कमा रहे हैं। तो हमारी जो परसेप्शन है ना, गरीब आदमी। तो जब किसी को नहीं पता कि कौन कितना पैसा कमा रहा है, तो गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर पा रही। और फिर ये जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं ना, जितना पैसा कमाते हैं करोड़ों अरबों रुपया, वो बैंक्स में नहीं रखते, क्योंकि वो अगर बैंक्स में रखेंगे तो उनसे पूछा जाएगा, एफबीआर उनको पूछेगा, ये कहां से आया पैसा, सोर्स ऑफ इनकम बताएं। और वो पुराना दौर तो गया कि अब वो घर में छुपाकर संदूकों में रख लें। तो फिर क्या करते हैं, वो उस पैसे को बाहर के मुल्कों में इन्वेस्ट करते हैं, उन मुल्कों में जहां पर उनसे कोई पूछ ना सके कि ये पैसा कहां से आया, जिसे हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। और फिर ये बड़े बड़े बिजनेसेस, क्योंकि पाकिस्तान की सोसाइटी ऐसी है कि यहाँ पर हमारे मदारिस हैं, हमारी मजहबी जमातें, इन बड़े बड़े बिजनेस जो हैं इनकी मजहबी जमातों से लिंक्स होते हैं। ये उन मजहबी जमातों को फंडिंग करते हैं। ज़कात, सदकात, वो ज़कात सदकात या वो जो फंडिंग्स होती हैं, वो फिर आगे टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल होती है। इन्हीं मदारिस से बच्चों को रिक्रूट किया जाता है टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए। वो चाहे आपके अपने मुल्क में हो रही है या दूसरे मुल्कों में हो रही है। और फिर इस मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग की वजह से आप इस टाइम पर एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट हो। ये सब क्यों है? इनफॉर्मल इकोनॉमी या अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की वजह से। समझ आ गई बात? क्लियर है जी? कोई मसला मसाइल? अब हम बात करते हैं सर्कुलर डेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सर्कुलर डेट का जो कॉन्सेप्ट है ना जी, सर्कुलर डेट पाकिस्तान को एक बहुत ही यूनिक किस्म का इकोनॉमिक चैलेंज है, जो कि बाकी दुनिया में मुल्कों को नहीं है। ये जो मसला है ना, इसका ताल्लुक है पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के साथ। पाकिस्तान में जो बिजली बनती है, वो 70% बिजली ना हम ऑयल से प्रोड्यूस करते हैं, और ऑयल हम खुद जनरेट नहीं करते, हम बाहर से खरीदते हैं। जो रेस्ट ऑफ द 30% बिजली है वो हम खुद प्रोड्यूस करते हैं। उसमें मुख्तलिफ सोर्सेज है, न्यूक्लियर एनर्जी है, थर्मल है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, सोलर है, विंड पे काम करने जा रही गवर्नमेंट। तो आपकी एक एंटायर डिपेंडेंस है तेल के ऊपर, बेस बिजली के ऊपर। समझ आ गई? अब मैं आपको बताता हूं कि बिजली बनती कैसे है, बनकर आप तक पहुंचती कैसे है, उसमें फिर हमें समझ आएगी कि अच्छा ये सर्कुलर डेट का मसला क्या है। पाकिस्तान में ना स्टेट ऑयल कंपनीज है, स्टेट ऑयल कंपनीज। पीएसओ का नाम आपने सुना होगा, सुना है? ये स्टेट ऑयल कंपनीज ना बाहर के मुल्कों से ऑयल खरीदती हैं। इन स्टेट ऑयल कंपनीज ने फर्ज किया सऊदी अरेबिया से, ईरान से, कतर से, इन मुल्कों से ऑयल खरीदा। फर्ज किया इनमें से किसी मुल्क से इन्होंने तेल खरीदा, इनसे अगर तेल खरीद लिया, उन कंपनीज ने जो पाकिस्तान में बिजली पैदा कर रही, उन्हें कहा जाता है पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज या आईपीपीज। वापडा का नाम सुना है, के इलेक्ट्रिक का नाम सुना है? दीज ऑल आर पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज। के इलेक्ट्रिक, वापडा, इन्होंने इनसे ऑयल खरीदा, इन्होंने इनसे खरीद लिया। समझ आ गई बात? इन्होंने इन्होंने बिजली बनाई और बिजली बनाकर आगे सप्लाई कर दी डिस्कोस को। ये डिस्कोस क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है। तो आपने लेस्को का नाम सुना होगा, गेप्को का नाम, फेस्को का नाम, पेप्को का नाम। दिस ऑल आर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। दे आर नॉट प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स ही हैं। इन्होंने बिजली बनाकर इन्हें सप्लाई की डिस्कोस को। डिस्कोस ने आगे मुतल्लिका शहरों में ग्रिड स्टेशन तक पहुंचाई। देखा ना आपने, एक शहर में मुख्तलिफ जगहों पर ग्रिड स्टेशन लगे होते हैं। उन ग्रिड स्टेशन से एक बिजली पहुंची एंड कंज्यूमर तक, जो हमारे ये बिजली स्टेम आ रही है।
ये एक साइकिल है बिजली प्रोडक्शन से बिजली कंज्यूमर तक पहुंचने का। समझ आ गई बात? इतनी बात क्लियर हुई? अब हम देखते हैं व्हाट इज सर्कुलर डेट। सर्कुलर डेट का मतलब गर्दिशी कर्जे। गर्दिशी का मतलब कि दिस इज अ सर्कल और इस सर्कल के अंदर हर कोई एक दूसरे का मकरूज है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर डेट। कैसे? ये जो स्टेट ऑयल कंपनीज है ना, ये सऊदी अरेबिया से ऑयल खरीदती है उधार पे। अभी आप सुनते हैं ना अक्सर बाहर में खबरों में कि जी सऊदी अरेबिया ने हमें $3 अरब का डेफर्ड पेमेंट पे तेल दे दिया। अभी भी 1-1.5 महीना पहले की बात है, हमें $3 अरब का उन्होंने उधार तेल दिया। इन स्टेट ऑयल कंपनीज ने इनसे उधार तेल खरीदा, इन आईपीपीज ने इनसे उधार तेल खरीद लिया आगे। समझ आ गई बात? ये इनके मकरूज, ये इनके मकरूज। इन्होंने बिजली प्रोड्यूस की, इन्होंने इस चैनल के थ्रू एंड कंज्यूमर तक पहुंचाई। एंड कंज्यूमर बिजली कंज्यूम करके बिल देता है ना। बिजली प्रीपेड तो नहीं आप करते, कंज्यूम करते हैं फिर ही देते हैं ना। तो जो चीज आप कंज्यूम, अभी हम बिजली कंज्यूम कर रहे हैं, दिस इज लायबिलिटी ऑन अस। ये हमारे ऊपर लायबिलिटी है, वी आर लायबल टू पे दिस। तो इसका मतलब हम भी मकरूज हैं किसके? उन वापडा के। वापडा को बिल देते हैं ना आईपीपीस के। तो इसका मतलब ये इनके मकरूज, ये इनके मकरूज, हम इनके मकरूज। होता क्या है? होता ये है, आईपीपीस बिजली प्रोड्यूस करती हैं। लेट सपोज इन्होंने 100 रुपए की बिजली प्रोड्यूस, इन्होंने कहा कि जी हमने जो बिजली प्रोड्यूस की है हम एंड कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे और 100 रुपया कमाएंगे। 100 में से हमने 40 रुपीज का ऑयल खरीदा था, वो हम इनको दे देंगे। 30 रुपीज हमारी ऊपर ऑपरेशनल कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट है ये बिजली, वो निकल जाएगी और पीछे 30 रुपए हमारा प्रॉफिट होगा। इन्होंने कैलकुलेशंस कर ली। जब इन्होंने यहां तक बिजली पहुंचाई, उस बिजली पहुंचाने के मैकेनिज्म में चूंकि हमारे पास जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना मजबूत नहीं है, कमजोर है, तो हमारे लाइन लॉसेस होने की वजह से 30% बिजली उड़ गई। 30% बिजली जाया हो गई और जो एंड कंज्यूमर तक बिजली पहुंची तो वहां पर एंड कंज्यूमर क्या कर रहा है? आपकी बिजली चोरी कर रहा है। फर्ज करें 30% बिजली वहां पे उड़ गई, तो आपने सोचा था हम 100 रुपया कमाएंगे, 30 रुपए की बिजली तो एक्सीडेंटल लॉसेस की नजर हो गई, 30 रुपए की बिजली चोरी हो गई, पीछे कितने बचे? 40। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे हमें 100 आएंगे, 40 इनके दे देंगे, 30 अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट कर लेंगे, 30 रुपए हमारा मुनाफा होगा, आपको आए ही 40। अब आप उस 40 का क्या करेंगे? ना आप इनको पे कर सकते हैं क्योंकि अपनी कॉस्ट नहीं बियर करनी, ना आप पूरी तरह से कॉस्ट को बियर कर सकते हैं, और प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है। समझ आ गई? तो फिर होता क्या है, इन सब के अंदर बर्डन पता किस पे आता है? बर्डन आता है गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट पे कैसे बर्डन आता है? क्योंकि ये भी गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, ये भी गवर्नमेंट की कंपनीज हैं। अब अगर ये इनके पैसे नहीं देंगे, यहां से इनको रिकवरी नहीं हुई, इन्होंने इनके पैसे नहीं दिए, इन्होंने इनके नहीं दिए, जब इन्होंने इनके नहीं दिए, इन्होंने इनका ऑयल बंद कर दिया। इनका ऑयल बंद हुआ तो ऑयल सप्लाई इधर नहीं गई, जिससे लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई, और लोड शेडिंग हुई तो हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई। समझ आ रही बात की? लोड शेडिंग और सर्कुलर डेट की समझ आ रही है? इस सब में गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन आता है। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट के पास तो पैसे नहीं है, गवर्नमेंट तो ऑलरेडी कर्जों में है। गवर्नमेंट कैसे इनके पैसे पूरे करे? फिर गवर्नमेंट क्या करती है? एक नया कर्जा लेती है किसी बाहर के मुल्क से या आईएमएफ से, कर्जा लेके इनके पैसे पूरे करती है, ये इनके पूरे करते हैं, ये इनके पूरे करते हैं, फिर वो बिजली का निजाम चलता है। और फिर जब गवर्नमेंट ने इनके तो पैसे पूरे कर दिए, लेकिन गवर्नमेंट के पास अब कोई दूसरा सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है कि जहां से वो कमाकर उस मुल्क के पैसे वापस दे सके जिससे उसने कर्जा लिया था इस सर्कुलर डेट को खत्म करने के लिए। फिर गवर्नमेंट क्या करती है? आपके ऊपर बिजली के 10,000 किस्म के टैक्सेस लगाती, बिजली महंगी कर दी, गैस महंगी कर दी, ऑयल महंगा कर दिया, और अल्टीमेटली एक एंड कंज्यूमर सफर करता है। बिजली महंगी होगी, आपके सारे कारोबार बिजली पे चल रहे हैं, उन कारोबार में जो चीजें बन रही हैं, इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन हो रही है, वो चीजें महंगी हो जाएगी। ऑयल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाएगी, आपको यहां तक घर तक जो चीज मिल रही है वो ट्रांसपोर्ट होकर मिल रही है। ट्रांसपोर्ट किस पे चल रही है? तेल पे चल रही है। तेल महंगा होता है, बिजली महंगी होती है, ये वो चीजें हैं जो पूरे मुल्क में हर चीज महंगी कर देते हैं। ये दो चीजें महंगी हुई, ऑटोमेटिकली हर चीज महंगी होगी।
जिससे मुल्क में इन्फ्लेशन आती है, इससे मुल्क में गरीब आदमी पर बर्डन पड़ता है, उसकी परचेजिंग पावर कम होती है। समझ आई बात? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर डेट। जी, किसी को नहीं समझ आई तो पूछें। क्लियर है जी सबको? यस सर। जी, आप सब लोगों को क्लियर है जी सर्कुलर डेट? इकोनॉमिक चैलेंजेस समझ आ गए? ये जितने इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं ये मैंने आपको ग्राउंड रियलिटीज बताई हैं पाकिस्तान में इस टाइम पर। ये चैलेंज आप अखबार खोल के देखें, आप रोज पढ़ते हैं पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट इतना बढ़ गया, पाकिस्तान की जी फिस्कल डेफिसिट इतना बढ़ गया, पाकिस्तान का टैक्स कलेक्शन इतनी इस दफा नहीं हुई, पाकिस्तान में स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस इतने फसारे में जा रही है। ये सारे के सारे मसले आपको जब आप अखबार पढ़ते हैं, कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, अब आपको अंडरस्टैंडिंग होना शुरू होगी कि अच्छा असल में इसके पीछे लॉजिक्स क्या है, ये कॉन्सेप्ट्स क्या है, असल में ये ग्राउंड रियलिटीज है। आपको जब इकोनॉमी का करंट अफेयर्स में, पाक अफेयर्स में क्वेश्चन आता है या आपसे वो इंग्लिश एसे में पूछता है इकोनॉमी का, तो आप लोग क्या लिखते हैं? चैलेंजेस, पॉवर्टी है पाकिस्तान में, इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में। दीज आर नॉट द इकोनॉमिक चैलेंजेस, दीज आर द इंपैक्ट्स ऑफ दीज इकोनॉमिक चैलेंजेस। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एनर्जी क्राइसिस, ये इकोनॉमिक चैलेंजेस नहीं है। ये कहीं ना कहीं उन इकोनॉमिक चैलेंजेस के या रूट कॉज हैं या उसके इंपैक्ट्स हैं। दीज ऑल आर नॉट टेक्निकली द इकोनॉमिक चैलेंजेस। पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस आर दीज। समझ आ गई बात की? मसला मसाइल, कॉजेस क्या है? कॉजेस मैं आपसे एक दो तो डिस्कस कर चुका हूं। कॉजेस इंपैक्ट्स बड़े जनरल होते हैं जो इकोनॉमिक चैलेंजेस के होते हैं। पहला जो सबसे बड़ा कॉज है ना पाकिस्तान की माशी सूरत हाल का, वो है पॉलिसी फ्रेमवर्क इश्यूज। पॉलिसी फ्रेमवर्क इश्यूज का क्या मतलब है? पॉलिसी फ्रेमवर्क का इशू मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो आप माशी मसाइल को टैकल करने के लिए पॉलिसीज बना रहे हैं वो इनकंसिस्टेंट है, उनमें कंसिस्टेंसी नहीं। कैसे? एक गवर्नमेंट आती है, वो अपनी माशी पॉलिसीज लेके आती है, जब उसका दौर खत्म होता है तो अगली गवर्नमेंट आकर उसकी पॉलिसीज को खत्म करके अपनी पॉलिसीज लेके आती है। अभी आप ये देखें, इमरान खान की गवर्नमेंट कामयाब नौजवान प्रोग्राम लाई है, हाउसिंग स्कीम लेके आई है, इनिशिएटिव लाई है, अगली गवर्नमेंट आएगी उसको खत्म कर देगी। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि शुरू दिन से, जब से पाकिस्तान बना है, सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का ये है कि आज तक हमारे मुल्क में पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हुई। लॉन्ग टर्म, एक लंबे अरसे के लिए आज तक कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हुई हमारे मुल्क में। जब एक पॉलिसी आती है, गवर्नमेंट उसे लॉन्च करती है, अगली गवर्नमेंट आगे उसे खत्म कर देती है। पहली बात तो कोई गवर्नमेंट 5 साल पूरे नहीं कर सकती। अभी एक दो गवर्नमेंट्स ने 5 साल पूरे किए, नहीं तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी किसी गवर्नमेंट ने 5 साल पूरे नहीं किए। तो ये अलमिया है। फिर दूसरा अलमिया क्या है? पॉलिटिकल इंटरवेंशन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, जो भी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे। तीसरा मसला क्या है? सब्सिडाइजेशन ऑफ फ्लॉड प्रोजेक्ट्स, खराब प्रोजेक्ट्स, गलत प्रायोरिटीज। दो ऑप्शन है जी आपके पास इस टाइम पर। $1 अरब है, फर्ज किया, दो ऑप्शन है। आप उस $1 अरब का पाकिस्तान में एक मोटरवे बना दें, अंडरपास बना दें, या कोई रेलवे ट्रैक कर दें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दें, या आप उस $1 अरब को पाकिस्तान में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगा दें, यूनिवर्सिटीज में लगा दें, इनोवेशन पे लगा दें, या इंडस्ट्रीज पे लगा दें, इंडस्ट्रीज को सब्सिडाइज करें कि जी आज आपको 50% बिजली छोड़ी, आज आपको 50% गैस छोड़ी, गवर्नमेंट आपका खर्चा उठाएगी गैस और बिजली का, आप प्रोडक्शन करें, आप एक सस्ती चीज प्रोड्यूस करें, बाहर के मुल्कों में कंपीट करें एक सस्ती चीज बनाकर, क्वालिटी की चीज बनाकर। तो हमारी प्रायोरिटीज गलत है। हमने एक ऐसा मुल्क है जहां पर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्टाफ हम लैक कर रहे हैं। हमारे मुल्क में एजुकेशन सिस्टम फ्रेजाइल है, वहां पर हम ट्रांसपोर्टेशन और हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है इकोनॉमिक ग्रोथ का, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट से ज्यादा नहीं है, इनोवेशन एंड रिसर्च से ज्यादा नहीं है। चाइना, अमेरिका, जर्मनी, जापान, इनकी पूरी हिस्ट्री उठा के देखें, इनकी जब इन मुल्कों की आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, इन्होंने सबसे पहले काम किया लोगों के ऊपर। इन्होंने सबसे पहले अपने आप को टेक्निकली इनोवेट किया, उसके बाद जब इनके पास पैसा आया फिर इन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, अर्बनाइजेशन की, प्लान्ड अर्बनाइजेशन की। हम उल्टा चल रहे हैं, हम अपने लोगों को स्किल्स नहीं सिखा रहे, हमारे लोग बेरोजगार हैं,
हम उनके लिए सड़कें बना रहे हैं। उस सड़कों पर क्या करेंगे? वो बेरोजगार हैं, उनके पास बाइक चलाने के पैसे नहीं है, उनके पास गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन क्या करेंगे? ये इंफ्रास्ट्रक्चर उनके किस काम आएगा? तो प्रायोरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर से पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग। अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करें। तो हम गलत प्रोजेक्ट्स पे पैसा लगा रहे हैं। और चौथा यही कि आपके मुल्क का एजुकेशन सिस्टम बहुत कमजोर है। हमारा अलमिया ये है जी, हमने कभी भी साइंस के ऊपर ना काम नहीं किया। हमारी खुशकिस्मती ये थी, बदकिस्मती मैं कहूंगा, खुशकिस्मती तो तब होती जब वो चीजें इंप्लीमेंट होती। पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे लोग पैदा हुए जो साइंटिफिकली दुनिया में जिन्होंने कंप्लीट किया। अब्दुल सलाम को देख लें, नोबेल प्राइज मिला। उसके बाद 3 से 4 हिंदू साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज मिले, जिनका नाम किसी को भी नहीं पता। कल परसों परवेज हुदबॉय का आर्टिकल आया, उन्होंने भी ये बातें की हुई हैं सारी, पढ़िएगा वो लास्ट। मैंने अपने फेसबुक पेज के ऊपर वो शेयर किया हुआ है। मसला ये है पाकिस्तान में कि हमने हमेशा से लोगों के काम को नहीं सराहा। हमने उनके रिलीजन को देखते हुए एक बायसनेस देखी और हमने उनको साइडलाइन करते गए। कल परसों मैं किसी क्लास में डिस्कस कर रहा था पिछले हफ्ते कि अब्दुल सलाम वाहिद पाकिस्तानी नोबेल लॉरेट है और उनके नाम का एक इंस्टीट्यूशन था कायद आज़म यूनिवर्सिटी में, ये मौलवियों ने वो भी नाम चेंज करवा दिए। तो आप, इतना बड़ा काम है फिजिक्स के अंदर, उस बंदे ने नोबेल प्राइज लिया, आज उसका कहीं पे नाम नहीं। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान नहीं। इसी तरह के कुछ हिंदू लोग थे जो जिन्होंने केमिस्ट्री के अंदर, बायोलॉजी के अंदर जो है वो नोबेल लॉरेट्स थे, पाकिस्तानी थे, उनका ओरिजिन पाकिस्तानी था, किसी को नाम तक नहीं उनका पता। तो हमने इस रिलीजियस बाइस की वजह से ना, जो लोगों का काम था कंट्रीब्यूशन थी, उनको साइडलाइन कर दिया। इमरान खान ने वो कैबिनेट में एक रखा था ना कादियानी को, आतिफ मियां को, उसका जरा प्रोफाइल देखिएगा। वो बंदा MIT हार्वर्ड में पढ़ाता है, इकोनॉमी पढ़ाता है। वो उस लेवल के बंदे को आप अगर अपना इकोनॉमिस्ट रख रहे हैं, अपनी इकोनॉमी की टीम में रख रहे हैं, उनको भी मौलवियों निकलवा दिए, ये तो कादियानी। तो रिलीजियस बाइस से जब तक आप नहीं निकलेंगे तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो तो वैसे ही एक, उसने डिवीजन्स क्रिएट कर दी हमारी सोसाइटी। एक तालीमी निजाम अमीर बच्चों के लिए एजिसन, बेकन हाउस, रूट्स। एक तालीमी निजाम हमारा जो पब्लिक सेक्टर के बच्चों के लिए, जो गवर्नमेंट सरकारी स्कूल है, और एक तालीमी निजाम जो बिल्कुल एक पुअर क्लास के लिए, मदारिस सिस्टम। क्या आपने कभी किसी अमीर के बच्चे को देखा? मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट और वो अपने बच्चे को मदरसे में भेज रहा हो। वो घर कारी रखवाले का मदरसे में तो नहीं भेजेगा, मदरसे के लिए तो एक गरीब आदमी रह जाता है। तो क्या मदरसे से पढ़ा हुआ एक बच्चा जिसको आप एक कंजर्वेटिव इस्लाम सिखा रहे हैं, क्या वो कंपीट कर सकता है? जो बच्चा एक एचिसन से पढ़ा, फिर वो लम से पढ़ा, फिर वो MIT पढ़ा, नहीं कर सकता ना। आपने खुद डिवीजन्स क्रिएट कर दी। तो ये वो रीजंस हैं आपका फ्रेजाइल एजुकेशन सिस्टम, लैक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, गलत प्रोजेक्ट्स जिनको आप सब्सिडाइज कर रहे हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क इश्यूज, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के मसाइल, जिसकी वजह से आपने कभी भी तरक्की नहीं की और आप ना कर सकते। और फिर आप इसमें कोई 2-3 जनरल बातें लिख लेंगे, इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, एम्बेजलमेंट्स हैं, गवर्नेंस ठीक नहीं है, वो आप कुछ जनरल बातें लिख सकते हैं, उसमें मेरे समझाने वाली कोई बात नहीं। ठीक है जी। तो इम्पैक्ट्स क्या होते हैं? इम्पैक्ट्स की मेरा ख्याल इसमें डालने की जरूरत नहीं है आपको, अगर डालने भी हैं तो इम्पैक्ट्स क्या है जी? आपके सामने इम्पैक्ट्स है। इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इनकम इनइक्वालिटीज बढ़ रही हैं, अमीर अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है। फिर उससे आपके सोसाइटल मसाइल के चल रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ रही, आपके मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो रही है, आपके मुल्क में गवर्नेंस खराब हो रही है, आप इंसेसेंट डिपेंडेंस है आपकी फॉरेन एड के ऊपर, आप एड के ऊपर, डेट्स के ऊपर रिलाय कर रहे हैं।
और फिर ह्यूमन डेवलपमेंट कंप्रोमाइज हो रही है। पैसा ही नहीं है तो आप पैसा क्या लोगों पे क्या लगाएंगे? कैसे आप, जब पैसा ही नहीं है, अगर आपके पास पैसा होगा तो आप हॉस्पिटल्स खोल लेंगे, स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स खोलेंगे। आप पैसा होगा तो स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटीज बना लेंगे, पैसा होगा तो स्टेट ऑफ द आर्ट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बना लेंगे, सिस्टम बना लेंगे, जिससे एक आम आदमी फैसिलिटेट होगा। तो कंप्रोमाइज ही हो रही है ना ह्यूमन डेवलपमेंट। लोग तो डेवलप नहीं हो रहे, इंसानों की तो डेवलपमेंट नहीं हो रही। पैसा होगा तो टेक्निकल स्कूल्स खोल लेंगे, कॉलेजेस खोल लेंगे। बाहर के मुल्कों में भी, यूरोप में भी बहुत लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए टेक्निकल स्कूल्स हैं, वो छोटे छोटे डिप्लोमास करवाते हैं। कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई मैकेनिक है, वहां पे बहुत अच्छी पैसे अर्न कर रहे हैं वो लोग। ऐसी फैसिलिटीज हमारे पास नहीं है। उसकी एक बहुत बड़ी रीजन यही है कि हमारे पास पैसे नहीं है। समझ आ गई? सो व्हाट आर द पॉलिसी ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान? व्हाट आर द सॉल्यूशंस? सॉल्यूशंस क्या है जी? हम अपनी इकोनॉमी को कैसे बेहतर कर सकते हैं? सबसे पहला तो जी आपको प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स लानी होगी अपने टैक्सेशन स्ट्रक्चर में। रिफॉर्म्स इन द टैक्सेशन स्ट्रक्चर। अब ये किस किस्म की रिफॉर्म्स हैं? किस तरह से आप अपने टैक्सेशन के निजाम को बेहतर बना सकते हैं? सबसे पहले आपको एफबीआर को डिसेंट्रलाइज्ड करना होगा। एफबीआर को डिसेंट्रलाइज्ड करना होगा। निचले लेवल तक, निचले सतह तक आपको एफबीआर का एक मैकेनिज्म लेके जाना होगा ताकि आपके पास सिस्टम हो, आप लोगों को रेगुलेट कर सकें कि एक निचले लेवल तक, रेडी वाले तक एक शख्स कितना पैसा कमा रहा है। और दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टैक्सेशन के निजाम को बेहतर करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए आपके पास। कभी भी आपका वजीर आजम बैठकर एक गांव के एक आम आदमी से टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकता, आपका वजीर आला नहीं कर सकता, आपका चीफ सेक्रेटरी नहीं कर सकता। वो उस गांव का नाजिम कर सकता है, उस गांव का काउंसलर कर सकता है, उस गांव का नंबरदार कर सकता है। तो जब तक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं होगा ना, और आप लोकल गवर्नमेंट को ऑथोराइज नहीं करेंगे, ऑटोनोमस नहीं करेंगे कि आप टैक्स इकट्ठा करें अपने अपने इलाकों से, देहातों से, गली मोहल्लों से, और टैक्स इकट्ठा करके ऊपर तक पहुंचाएं, तब तक आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। और पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में आज तक कोई सस्टेनेबल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आया ही नहीं। कोई डेवोल्यूशन ऑफ पावर के नाम की चीज ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट। और तीसरा, आप टैक्स के निजाम को बेहतर करने के लिए डिजिटाइजेशन के प्रोसेस को, अगला ऐसे मैंने ये पढ़ाना है, खैर अब तो टाइम नहीं है, अगली कल वाली क्लास में पढ़ेंगे डिजिटाइजेशन के ऊपर। अभी कुछ एप्लीकेशंस गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई हैं। एक रास्त है, एक का नाम टैक्स आसान ऐप है। टैक्स पे करने के लिए भी ना आपको बड़ा ख्वार होना पड़ता है। कुछ लोग तो जो टैक्स पे करते हैं वो उन्होंने अपने लॉयर्स हायर किए हैं, उनको आप पे करते हैं, लॉयर खुद ही कर आके वो कर देते हैं, उनको आप 5-10 हजार पे कर देंगे। लेकिन जो बंदा लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको फिर धक्के खाने पड़ते हैं एफबीआर ऑफिस में। आप एक आम आदमी के लिए इतना आसान कर दें निजाम के, वो उसको फैसिलिटेट कर दें कि वो घर बैठकर टैक्स इकट्ठा कर सके। आप टैक्स आसान ऐप डाउनलोड करें, उसमें अपना एनटीएन नंबर डालें, आईडी डालें, उसमें आपसे वो कुछ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मांगेंगे, आपकी बैंक डिटेल्स वगैरह। उसी टाइम पर आप जैसे ही आप उसके अंदर चीजें अपलोड करते जाएंगे, आपकी एक टैक्स रिटर्न जनरेट होगी। वहीं से आप जैज कैश, इजी पैसा या ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू आप अपना टैक्स पे कर दें। मसला ही हल हो गया, घर बैठे बैठे टैक्स आसान है। इस तरह के इनिशिएटिव जिसमें आप लोगों को इनकरेज करें, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। एक शख्स को पता है मैंने लाइन में खड़े होकर टैक्स देना है, सारा दिन जलील होना है, और फिर पूछने वाला भी कोई नहीं मुझे किसने पूछना टैक्स दे रहा हूं, नहीं तो फिर कौन देगा टैक्स? तो टैक्स के निजाम को हम ऐसे बेहतर कर सकते हैं। दूसरी बात, अच्छा जी, बात हम दूसरी कर रहे थे कि
अभी एक तो टैक्स की बात की हमने, इसके बाद इस टाइम पर पाकिस्तान को अपने डोमेस्टिक सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए क्या करने की जरूरत है, हम किस तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते, कैसे? हम यही बात कर रहे थे ना, पाकिस्तान में इनोवेशन नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो कैसे? सबसे पहले आपको एकेडेमिया इंडस्ट्रियल लिंकेजेस डेवलप करने होंगे। आप में से कितने लोग हैं, आप सब लोग यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, आप लोगों ने कितने लोगों ने अपनी अपनी फील्ड से रेलेवेंट किसी कंपनी में जाकर अपना थीसिस किया हो, कोई रिसर्च वर्क किया हो, कोई आपने इंटर्नशिप्स की हो, कोई प्रोजेक्ट्स किए हो, कोई जॉब्स की हो? पाकिस्तान में रुझान नहीं है। यूरोप में, अमेरिका के अंदर रुझान इस चीज का है, वहां पर मैंडेटरी है कि जब आप मास्टर्स करते हैं, वहां पर आपने मास्टर्स में अपना या बैचलर्स में जो थीसिस करना है वो अपनी रेलेवेंट फील्ड की कंपनी में जाके करें, वहां एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, उसके हल के लिए उस पर रिसर्च करें, आपको अप्लाइड नॉलेज मिलेगा, कंपनी को उस प्रॉब्लम का हल मिल जाएगा। ये एक बेसिक फॉर्मूला है आपने अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन पर जाना है तो। ये वहां पर एजुकेशन सिस्टम के अंदर मैंडेटरी है। मेरा खुद जो मास्टर्स का थीसिस था, मैं चाहता था कि मैं सीपैक के ऊपर करूं, मुझे सीपैक पे नहीं मैं कर सकता था क्योंकि वो किसी कंपनी में नहीं हो सकता था। तो फिर मैंने कंपनी के अंदर जो अपनी रेलेवेंट फील्ड की कंपनी थी वहां पर थीसिस अपना किया था, जर्मनी में जब मैं पढ़ा। और इसी तरह फिर यूएस में मैंने जब मास्टर्स किया तो उसमें भी ऐसे ही था। वहां पर भी ये था कि आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड जाकर एक कंपनी में जाकर रिसर्च करनी है ताकि आपको अप्लाइड नॉलेज मिले और आप उसको इनकॉर्पोरेट कर सके। पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं है। हम सब यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, हमें मजबूरन कंपेटिटिव एग्जाम सीएसएस की तरफ आना पड़ता है, पीएमएस की तरफ आना पड़ता है। क्यों? हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। आप बाहर के मुल्कों में देखें, लोगों की प्रायोरिटी नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना, लोग चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में काम करें। कोई आपको उधर सीएसएस का ध्यान देता नजर नहीं आ रहा होगा, कोई उधर, आप हर मुल्क की ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है ना, कोई आपको उधर इस तरफ अट्रैक्ट होता नजर नहीं आ रहा होगा, कोई बड़ी बड़ी अकेडमीज नहीं होंगी, कोई उधर ट्यूशन नहीं चल रही होंगी सीएसएस की। वहां पर प्राइवेट सेक्टर में इतना पोटेंशियल है कि वो लोगों के, आप सीएसएस क्यों करना चाहते हैं? अपना करियर सिक्योर करना चाहते हैं ना, वहां पे प्राइवेट सेक्टर आपको करियर सिक्योरिटी दे। क्यों? क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन के अंदर वो बहुत आगे है, उनका एजुकेशन सिस्टम अलाइन है अपनी इंडस्ट्रीज के साथ। हम ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है मार्केट में डिमांड कितनी। गली मोहल्लों में कॉलेजेस खुले, एमबीए करवा रहे हैं, बीबीए करवा रहे हैं, बीटेक करवा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि मार्केट में डिमांड कितनी है आपके एमबीएस की। आप उसको सोचे समझे बगैर आप उसको इंप्लीमेंट करते जा रहे हैं। तो एकेडेमिया इंडस्ट्रियल लिंकेजेस, जिससे आप अपना इस चीज को बेहतर कर सकते हैं। तीसरी चीज, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट के पास ये पैसा नहीं है कि गवर्नमेंट को कारोबार खोले, उसमें लोगों को भर्ती करे। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को कहती है, प्राइवेट इन्वेस्टर को कहती है कि आप पाकिस्तान में आकर इन्वेस्ट करें, आप अपनी कोई इंडस्ट्री लगाएं, हम आपको सस्ती जमीन देते हैं, सस्ती बिजली देते हैं, सस्ती लेबर देते हैं, सस्ता रॉ मटेरियल देते हैं, आप यहां इंडस्ट्री लगाएं, इंडस्ट्री लगा के यहां से एक्सपोर्ट्स करें और उस इंडस्ट्री में हमारे लोगों को नौकरियां दें। जैसे सीपैक के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं ना, इंडस्ट्रियल सिटीज बन रही हैं, उन इंडस्ट्रीज में आपने क्या कहा है? चाइनीज इन्वेस्टर्स को, बाहर से जो लोग आकर इन्वेस्ट कर रहे हैं उन इंडस्ट्रियल जोन्स में, आप उनको सस्ती जमीनें दे रहे हैं, सस्ती लेबर दे रहे हैं, टैक्स एग्जम्पशंस दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। आप प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर आपके मुल्क में इन्वेस्ट कर रहा है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसका मकसद क्या है कि जब एक इंडस्ट्री चलेगी तो वहां पर रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो किसे मिलेगा? पाकिस्तानी लोगों को मिलेगा। समझ आ गई बात? चौथा सॉल्यूशन है प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। इंसानी अकल क्या कहती है? इंसानी अकल ये कहती है कि आपको जो चीज नुकसान पहुंचा रही है, आप उसे जान छुड़वाएं, ये कहती है ना। पीआईए आपका 110 अरब का नुकसान करिए तो जान छुड़वाएं पीआईए से। आप क्यों अपनी जेब से पीआईए पे पैसा लगाई जा रहे हैं? प्राइवेटाइज कर दें। कोई एक शख्स आके कहता जी मैं खरीदने को तैयार हूं, आप उसे पीआईए बेच दें, कम से कम सबसे ज्यादा फायदा कि आप जो 110 अरब अपनी जेब से दे रहे हैं वो तो बर्डन कम होगा। उसके बाद
जो प्राइवेट इन्वेस्टर आपसे पीआईए खरीद रहा है, क्या वो नुकसान भरने के लिए खरीद रहा है? वो आकर डाउन साइजिंग करेगा, जितने नाअहल लोग हैं पॉलिटिकल बेसिस पे रिक्रूट हुए हुए सबको निकालेगा, अपनी पॉलिसीज बेहतर करेगा, उसको एक प्रॉफिट ओरिएंटेड एयरलाइन बना लेगा। जब वो प्रॉफिट ओरिएंटेड एयरलाइन बनाएगा, उस पर पैसा कमाएगा, तो गवर्नमेंट को टैक्स देगा, गवर्नमेंट के पास वो भी रेवेन्यू आएगा। फिर उस पीआईए में लोग कौन काम करेंगे? वो बाहर से तो आके फिलीपींस से तो नहीं काम करेंगे, इथियोपिया से आकर तो नहीं काम करेंगे, लोग पाकिस्तानी लोग काम करेंगे ना पीआईए में। तो उन लोगों को रोजगार मिलेगा, वो लोग अपनी आमदन पर टैक्स देंगे, तो गवर्नमेंट की नेशनल इनकम में इजाफा हुआ। नुकसान क्या है? नुकसान कोई नहीं है। प्राइवेटाइजेशन को कंट्रोवर्शियल इसलिए बना दिया गया, हर गवर्नमेंट जब वो इक्तदार में आती है तो प्राइवेटाइजेशन की बात करती है, जब वो अपोजिशन में बैठी होती है तो वो कहती है प्राइवेटाइजेशन नाम। ये सब पॉलिटिकल टैक्टिक्स होते हैं। पीटीआई पहले पीएमएलएन की प्राइवेटाइजेशन को करती रही, आज वो खुद प्राइवेटाइजेशन कह रही है। आज पीएमएलएन इनको कह रही है, कल को पीपल्स पार्टी आएगी, कल को ये सब कुछ यही करेगी। हल ही ये है ना, हल ही प्राइवेटाइजेशन है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। या फिर हल ये है कि आप बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग लेके आए, उनको बिठाएं अपनी ऑर्गेनाइजेशन से। प्रोफेशनल लोगों के लिए आपको बाहर से लोगों को बुलाना पड़ेगा, फिर उनका शायद मजहब, वो मुसलमान ना हो, वो क्रिश्चियन हो, वो एथियस्ट हो, फिर आपको मसला होगा इनके मजहब से। आप उनकी कॉम्पिटेंस नहीं देखेंगे, आप कहेंगे जी मुसलमान नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमान नहीं है, वो लोग जाहिल है। उन्हें सबसे पहले इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ना चाहिए, उन्हें सबसे पहले रियासत मदीना का मॉडल पढ़ना चाहिए, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रियासत मदीना की बुनियाद रखी तो सबसे पहले यहूदियों को अपने गवर्निंग सिस्टम में जॉब्स दी। इससे बड़ी और क्या मिसाल हो सकती है? वो जो नसरानी थे, यहूदी थे, औस और खिजरत के जो कबीले थे, बनु नजीर, इन सबको मिलाकर, मुसलमानों को, यहूदियों को, इन सबको मिलाकर आपने अपने गवर्निंग सिस्टम के अंदर जॉब्स दी, बड़े बड़े ओहदे दिए। हम पता नहीं किस जहालत में रह रहे हैं। और अगर हम इस जहालत में रह रहे हैं तो फिर असूलन तो जो बड़े बड़े पाकिस्तानी डॉक्टर्स, बड़े बड़े पाकिस्तानी साइंटिस्ट बाहर के मुल्कों में काम करते हैं, उनको भी निकाल देना चाहिए वहां से, क्योंकि वो मुल्क तो मुसलमान नहीं है, तो उनको भी कर देना चाहिए कि ये तो मुसलमान है। तो ये सब जहालत है, इस जहालत से हमें निकलना होगा। उसके लिए अपने एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स लेके आनी, अपने तालीमी निजाम को मॉडर्नाइज करना होगा, अपने मुल्क से रिलीजियस इंटॉलरेंस को खत्म करना होगा। इसके साथ साथ ही पाकिस्तान के अंदर ना टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है। फोर्ब्स इंटरनेशनल की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान एक साल में 40 अरब डॉलर कमा सकता है टूरिज्म से। 40 अरब रुपए नहीं, डॉलर्स। हमारे अपने पास ना अभी 2 अरब डॉलर भी नहीं है, सबके मांगे हुए पैसे हम चला रहे हैं, उससे काम चला रहे हैं। अपने पास हमारे अपने 2 डॉलर भी नहीं है, 2 अरब डॉलर, 3 अरब डॉलर भी नहीं है, पूरा मुल्क है इतना बड़ा। सिर्फ टूरिज्म सेक्टर से आप 40 अरब डॉलर कमा सकते हैं अगर आप वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, अगर आप टूरिज्म फ्रेंडली पॉलिसीज बना लें। जब ये मरी जैसे इंसिडेंट होंगे ना, तो आपके लोकल टूरिस्ट उधर नहीं जाएंगे, बाहर से किसने आना है टूरिज्म के लिए। अब ये सबसे बड़ा स्टेट का फेलियर जो मरी इंसिडेंट हुआ है, इसमें बहुत बड़े लेवल पर कोताही हमारी सोसाइटी की है। लेकिन एक आम आदमी को क्या पता है? एक आम आदमी जो अपनी टेंशनों के अंदर फंसा हुआ है, ज़हनी मसाइल में फंसा है, वो तो इसीलिए जाता है कि वो थोड़ा सा रिलीफ ले सके। उसे तो नहीं पता कि पूरा पाकिस्तान मरी में पहुंचा हुआ है, उसे तो नहीं पता कि 2000 का कमरा 50,000 में मिल रहा है। वो एक आम आदमी तो उधर एक अपने आप को रिलीफ देने के लिए गया। ये तो गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट देखे कि एक जगह पर कैपेसिटी कितनी है एक चीज की और उसमें बंदा कितना आ रहा है उधर। इसी तरह के वाकयात होते हैं जहां पर आप स्टेट का फेलियर होता है। यहां पर तो टूरिज्म फ्रेंडली पॉलिसीज अगर आप बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतर करते हैं, तो आप अपना टूरिज्म से 40 अरब डॉलर तक रुपए एक साल में कमा सकते हैं। और उसके बाद जी जरूरत है इस टाइम पर सीपैक को टाइमली एग्जीक्यूट करने की। जो सीपैक प्रोजेक्ट्स, ये बड़े क्रूशल है पाकिस्तान के लिए। सीपैक प्रोजेक्ट्स में सबसे ज्यादा क्रूशल है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। पूरे मुल्क में 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं। इसको आप यूं समझ लीजिए कि 9 आप न्यू सिटीज डेवलप कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल सिटीज।
अभी रशिया का इकोनॉमिक जोन नौशेरा के अंदर हुआ है, फैसलाबाद में इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी हुआ है, धाबेजी इकोनॉमिक जोन इनॉपरेट हुआ है। वहां पर बड़ी तेजी से बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आ रही है। पाकिस्तान में सैमसंग अपना जो है यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है, एमजी लगा रही है, उसके बाद किया जो है वो लगा रही है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पहली दफा पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने जा रही है। अभी तक टोयोटा होंडा के असेंबली प्लांट्स थे कराची में जो लगे हुए हैं, जहां से आपको गाड़ियां मैन्युफैक्चर असेंबल होकर आती हैं। पहली दफा ये होने जा रहा है कि पाकिस्तान में गाड़ियां मैन्युफैक्चर होंगी। और गिवन द जियोस्ट्रेटिक सिचुएशन, लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, जहां पाकिस्तान को डायरेक्ट समंदर लग रहा है और उस समंदर के साथ आपके गवादर में, फैसलाबाद में या नौशेरा में इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, वहां से आप चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं और साथ ही समंदर के थ्रू पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप में पोटेंशियल है अगले 5 से 7 सालों में आप एशिया के जर्मनी और जापान बन सकते हैं, साउथ एशिया में। इसके लिए आपको अपनी पॉलिसी फ्रेमवर्क पे काम करना होगा। टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ सीपेक प्रोजेक्ट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आ गई जी? यहां पर जी आपका ये खत्म होता है ऐसे, और नया ऐसे कल हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। आज इसके बाद वर्कशॉप है। अच्छा, आप में से कोई स्टूडेंट कह रहा था जी अनाउंस हमने 1.5 घंटे की क्लास की होती है लेकिन क्लास 1 घंटे की होती है। अच्छा, वो अनाउंस पता क्यों? मैं हमेशा से क्लास 1 घंटे या मैक्सिमम 1.25 घंटे की पढ़ाता हूँ। हम 1.5 घंटा इसलिए मेंशन करते हैं, खास तौर पे जो फीमेल स्टूडेंट्स ने आना होता है ना, उनके पेरेंट्स लेके आते हैं, उनको छोड़ के आते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि 1.25 घंटे में क्लास हो जाए, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चंस हैं वो हो जाए, या मैक्सिमम हमने टाइम दिया होता है 1.5 घंटे, इससे ज्यादा लेट ही हुई क्लास। इसके दौरान खास तौर पे फीमेल स्टूडेंट्स उन्होंने आना जाना होता है, उनको किसी किस्म का मसला ना हो जा सकती है, इसलिए मेंशन 1.5 घंटा होता है। पढ़ाता मैं शुरू से 1 घंटे या 1.25 घंटे क्लास हूँ, लेकिन आपको इस चीज की परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो मेरा टारगेट होता है क्लासेस, मैं 12 क्लासेस आपको पढ़ाऊंगा। 12 क्लासेस में हम 12-13 एसेस डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट, जितनी इंपॉर्टेंट डोमेन है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? वो मेरी जिम्मेदारी होती है, तो इसलिए मैं 1 घंटे क्लास पढ़ाता हूँ। तो कल हम डिजिटाइजेशन के ऊपर ऐसे पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे, उसको डिस्कस करेंगे। अब आपने फ्राइडे तक इकोनॉमी का ऐसे मुझे लिख कर सबमिट करना है। आपकी जो असाइनमेंट्स हैं वो मैक्सिमम परसों तक जो है वो मार्क हो जाएंगे, ठीक है? आप लोग परसों ले आइएगा, आप लोग भी जी, आप लोगों की आई हुई है, मैं मार्क करके आपसे फोन पर डिस्कस करूँ। अब आपके इकोनॉमी के ऐसे में कोई क्वेश्चन है, कुछ चीज समझ नहीं आई, किसी किस्म का मसला मसाइल है? तो सर, अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो नेबरिंग कंट्री है उसके साथ अगर हम पॉलिटिकल इश्यूज को साइड करके हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में एक बहुत बड़ा पिलर ये है कि हमने इंडिया के साथ ताल्लुक ठीक करना है। आप पूरा नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का डॉक्यूमेंट पढ़ें, उसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर है इकोनॉमिक सिक्योरिटी, कि हमने अब अपना जो एक सिक्योरिटी सेंसिटिव स्टेट रहे हैं वहां से हमने आपको ट्रांसफॉर्म अपने आप को करना है इनटू इकोनॉमिक सेंट्रिक स्टेट एंड इकोनॉमिक ड्रिवन स्टेट। उसके लिए जरूरी है कि हम अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, पर्टिकुलरली इंडिया के साथ। उसमें मेंशन है ये बात नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में, और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को जरूर पढ़िएगा, इस दफा सवाल आएगा इसमें, पाक अफेयर में, करंट अफेयर में, तो जरूर पूछेगा नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन आपसे, इसको तैयार कीजिएगा। तो जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसमें ये मेंशन है कि हमने कश्मीर को साइड पे रख के इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं, ये मेंशन है और करने चाहिए। ईरान, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने, ठीक है? तो उसको आप अच्छे से पढ़ें, उसके अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। ये क्लास की ऑफ और अपनी वर्कशॉप स्टार्ट करेंगे कल इंशाल्लाह आप लोग